नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डिसाइड्स। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। छपरा में राजधानी एक्सप्रेस किसी लापरवाही का शिकार हुई या किसी साजिश का, यह अब तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन जिस तरह बिहार के मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री ने इस मामले में नक्सलियों का हाथ होने से इनकार किया है, मामले में रेलवे की लापरवाही से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल मामले की जांच जारी है, लेकिन इसके साथ ही कई सवाल उठ रहे हैं कि अगर हमारे देश में रेल का मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर का स्तर नहीं है ऐसा कि राजधानी जैसी सुपरफास्ट ट्रेनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाए, तो ऐसे में हम बुलेट ट्रेन के सपने कैसे देख रहे हैं? बुधवार की सुबह एक और रेल हादसे की खबर के साथ हुई। जिन्होंने हादसे की तस्वीरें देखी हैं उनके लिए अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि राजधानी उस वक्त कितनी स्पीड में रही होगी। देश के कुछ खास ट्रेनों में शुमार राजधानी के डिब्बे माचिस की डिब्बियों की तरह खेत में बिखरे थे। अब तक ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आखिर ट्रेन का यह हाल हुआ कैसे। एक महीने के अंदर ये दूसरा रेल हादसा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि जहां हाई स्पीड ट्रेन सुरक्षित नहीं है, वहां बुलेट ट्रेन क्या आ पाएगी? ये तस्वीरें बिहार के छपरा में हादसे का शिकार हुई नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस की हैं। रात के अंधेरे में यह हादसा उस वक्त हुआ जब ज्यादातर यात्री सो रहे थे। आसपास के इलाकों में नक्सलियों ने बंद का ऐलान किया था, इसलिए सबसे पहला शक इस बात पर गया कि शायद राजधानी नक्सलियों के गलत इरादों का शिकार हो गई। हालांकि दिन बीतते बीतते ये आशंका गलत साबित होने लगी। ये गाड़ी पटरी से उतरी है और कई डिब्बे प्रभावित हुए हैं, लेकिन इसका कारण क्या है, इसके बारे में किसी नतीजे पर पहुंचने की जल्दीबाजी रेलवे को नहीं करनी चाहिए। प्राइमरी फेस ही हम लोगों को लगता है कि ये उग्रवाद से संबंधित मामला नहीं है। अगर आधा घंटा या 15 मिनट पहले पायलट गाड़ी चलती और बात होती तो हो सकता है कि दुर्घटना नहीं होती। तो कहीं न कहीं लग रहा है कि जो रेलवे हमारे हैं उनके तरफ से कोई चूक हुई है। अभी दुर्घटना की वजहों पर चर्चा चल ही रही थी, तभी मौके पर पहुंचे जी मीडिया संवाददाता को कुछ ऐसी चीजें नजर आईं जो इशारा कर रही थी कि यह हादसा लापरवाही की वजह से हुआ। वहाँ पे वेल्डिंग का काम चल रहा था और वेल्डिंग के काम से आप देख सकते हैं कि पहला जो क्रैक है वो यहाँ से हुआ है। ये जो क्रैक है आप देख सकते हैं ये फ्रेश क्रैक है। जो चमक है, सोर्स बताते हैं कि चमक है फ्रेश क्रैक का है। और यहाँ से ये जो है ये बिल्डिंग यहाँ से अगर सटती है तो ये जो है बिल्डिंग के कारण ये पहला टूट हुआ है। कहा जा रहा है कि बिल्डिंग में ये वेल्डिंग एरर होता है, वेल्डिंग में हादसे होते हैं और कभी हो सकता है कि ये हादसे कारण से हो। छपरा रेलखंड के एक बड़े हिस्से में पटरियों पर काम चल रहा था और अगर ये सचमुच वेल्डिंग एरर की वजह से हादसा हुआ तो रेल महकमे पर सवालिया निशान लगता है। राजधानी सुपरफास्ट ट्रेन की कैटेगरी में आती है। इस ट्रेन की स्पीड 145 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। रेलवे बोर्ड पिछले कुछ समय से भारत में प्रीमियम ट्रेनों की स्पीड 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा करने की कोशिश में लगा है, लेकिन सवाल यह है क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए तैयार है? जिस तरह सुपरफास्ट और वीआईपी मानी जाने वाली ट्रेनें लापरवाही का शिकार होती हैं, क्या बुलेट ट्रेन का सपना साकार हो पाएगा? यहाँ सवाल ये भी है कि देश में वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में कितना वक्त लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को जापान और चीन की तरह देश में बुलेट ट्रेन देने का भी वादा किया। डायमंड जुबिली का समय आएगा। क्या समय की मांग नहीं है कि हम अटल जी की उस सोच को और एक नया रंग रूप देकर के बुलेट ट्रेन का डायमंड चतुष्क तैयार करें और जब देश 75 साल गोल्डन डायमंड जुबिली मनाता हो तब देश को बुलेट ट्रेन से कम 4 दिशाओं में जाने का काम हम खड़ा कर दें। भारत बुलेट ट्रेन का सपना देख रहा है, वही बुलेट ट्रेन जिसने जापान और उसके बाद चीन में ट्रांसपोर्ट की दुनिया में क्रांति ला दी। लेकिन दुनिया के लार्जेस्ट रेल नेटवर्क रखने वाले भारत में आज तक बुलेट ट्रेन शुरू नहीं हो पाई। भारत में जिस बुलेट ट्रेन की परिकल्पना की जा रही है उसकी स्पीड 300 से 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसके लिए सबसे पहले हाई स्पीड रेल लाइंस की जरूरत होगी। देश में हाई स्पीड कॉरिडोर्स बनाने की बात कई बार की गई, लेकिन अभी तक इस दिशा में काम नहीं शुरू हो पाया है। मोदी साल 2022 तक देश को बुलेट ट्रेन देने का सपना दिखा चुके हैं, लेकिन क्या सचमुच ऐसा होगा?
हालांकि क्या इससे पहले ये जरूरी नहीं कि देश में मौजूदा रेल यातायात को सुरक्षित बनाया जा सके, दुर्घटना होने की संभावना कम से कम की जा सके? अगर रेल विभाग राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेनों जो ज्यादा से ज्यादा 145 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती हैं, उन्हें सुरक्षा नहीं दे सकता, तो बुलेट ट्रेन की दिशा में कितना आगे बढ़ पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए मेरे साथ देहरादून से सर्वेश गोयल जी हैं, रेल मामलों के जानकार हैं। सर्वेश जी, आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो मुद्दा आज हमने उठाया है, हमारे साथ रायपुर से अजय चंद्राकर जी भी आ गए हैं, नक्सल मामलों के जानकार हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। सर्वेश जी, मेरा पहला सवाल आपसे कि जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, क्या वाकई अगर हम अपनी हाई स्पीड ट्रेनों को नहीं संभाल पा रहे तो हम बुलेट ट्रेन का सपना देखें या यह धोखा है? बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, यह सरासर धोखा होगा। जब 145 वाली स्पीड को नहीं संभाल पा रहे तो 350 की स्पीड कैसे संभालेंगे? दूसरा, रेलवे की जो सुरक्षा है, इसमें ज्यादातर जो प्रशासन है, रेलवे प्रशासन की लापरवाही है। जहां तक है नक्सली बात करना या उसके लिए इनकार करना, ये तो राजनीतिक बातें हैं, मैं इनमें नहीं जाना चाहूंगा। जो दुर्घटना क्यों आप इसमें जाना क्यों नहीं चाहेंगे? रेल को नुकसान क्या नक्सलियों ने नहीं पहुंचाया? वो सड़क उड़ा देते हैं, रेल की पटरियां उड़ा देते हैं, रेल को कैप्चर कर लेते हैं। शेखर जी, मैं उसको नहीं कह रहा हूं, मैं राजनीतिक बातों में नहीं जाना चाहूंगा। ये जो बातें हैं, नक्सली नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरे, क्या इस गाड़ी के आगे पहले पायलट इंजन चलता था, क्या वो चला? क्या जो लाइन चेक होती थी पहले, वो चेक हुई? तो ये क्यों बंद हो गया? ऐसा क्यों बंद हो गया? ऐसा होना गोर रेलवे की लापरवाही है, विभागीय लापरवाही है, कोई देखने वाला नहीं है। काय के लिए रेलवे कमिश्नर बैठा सेफ्टी? क्या कर रहा वो? खाली जांच करना और जांच के बाद रिपोर्ट देना और 2-4 लाख रुपए मुआवजा दे देना, क्या ये सफिशिएंट है? ठीक, आप कह रहे हैं कि जो अधिकारी इसके लिए नियुक्त किए गए वो बैठे हुए हाथ पर हाथ धर के, और पहले घटना और घटना के बाद जांच, यही रेलवे विभाग का काम रह गया है। हम रायपुर चलते, मैं आऊंगा आपके पास। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं रायपुर। अजय चंद्राकर जी हमारे साथ हैं, नक्सल मामलों के जानकार। अजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसमें तो दो राय है नहीं कि नक्सली, चाहे वो सड़क मार्ग हो या रेल मार्ग हो, दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। अब ऐसे में नक्सलियों की हरकत अगर रेलवे की लापरवाही है तो भी उस स्थिति में काउंटर मौका पैदा करती है कि रेल के अधिकारी बच जाएं, नपने से बच जाएं। तो किस तरीके से आपको लगता है कि इसमें नक्सलियों का रोल है और कितना रेलवे विभाग की लापरवाही? जी शेखर जी, मूल बात यह है कि आज रात्रि में जो घटना घटी है, इसके साथ ही साथ एक मालगाड़ी के ऊपर भी आक्रमण किया गया है और मुख्य स्टेशन से इसका डिस्टेंस मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर का रहा है। और इसमें जब सुरक्षा की बात नहीं हुई या फिर सेफ्टी की बात नहीं हुई है तो रेल प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। और साथ ही साथ नक्सलवादी जो जिन बमों का प्रयोग करते हैं, उससे संबंधित सामग्रियों का भी वहां पर बिखराव मिला है। तो इसमें रेल प्रशासन की कंप्लीट लापरवाही है और उसके जो पीआरओ हैं रेलवे के, उनका जो स्टेटमेंट रहा है कि ये जांच का विषय है। जांच का विषय कहने से समस्या का समाधान नहीं होगा। जांच का विषय कहने से समस्या का समाधान नहीं होगा। हम वापस चलते हैं सर्वेश जी के पास। सर्वेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि रेलवे में जितनी संभावनाएं हैं या जिस तरीके से दुर्घटनाओं को टालने की बात होती है, वो चाहे कोहरे में भी ट्रेनें टकरा जाती हैं हमारे यहाँ, ये सब तो बहुत बात की बातें हैं कि किस तरीके से हादसा हुआ। ऐसा क्यों है? सरकार ये कह रही है कि साहब हमें इन चीजों को डेवलप करना होगा, हमारी रेलवे की सुरक्षा को डेवलप करना होगा। इतनी लंबी रेल की पटरियां हैं, खुला आसमान है, खुली पटरियां हैं, ये सुरक्षा होगी तो कैसे? ये सब विभाग को टाइट करना पड़ेगा जी, विभाग के ऊपर जिम्मेदारी डालनी पड़ेगी, उनके खिलाफ एक्शन लेने पड़ेंगे, कड़े एक्शन। अब जैसे यही है, अब क्यों नहीं इसके आगे इंजन चला? इंजन अगर चलता तो एक दुर्घटना होती ही ना। पायलट इंजन नहीं चला, जो पहले
रेलवे ट्रैक चेक होते थे, वैसी ट्रॉली से वो कहाँ होते हैं, मैंने तो देखे नहीं बहुत टाइम से। अब जहां तक रेलवे प्रशासन कहता है लापरवाही है, लापरवाही के बाद जांच के जहां तक विषय है, जांच तो शुरू होगी और ठंडे बस्ते में चल जाएगी। और उसके बाद क्या होगा जी, मृतकों को 2 लाख और घायलों को 50,000 दे दिया। नहीं तो इसमें आप क्या मानते हैं कि क्या ये पूरी तरह से सरकार की गलती है? सरकार को नाप देना चाहिए ऐसे अधिकारियों को, ऐसे अधिकारियों का मामले अदालत जाए और उन्हें फांसी की सजा। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे सरकार। रेलवे प्रशासन ऐसे अधिकारियों को कार्रवाई क्यों नहीं कर पाती होगी? वो करते नहीं है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है इन लोगों में, लापरवाही है, इसलिए नहीं हो पाता। ठीक, हम एक बार फिर से रुक करते हैं। कहीं पुलिस का, मैं आता हूं आपके पास, अजय चंद्राकर जी का हम रुक करते हैं। अजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बुलेट ट्रेन का सपना हमारी सरकार ने देखा, वो आ जाए बहुत अच्छा, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो देश के भीतर की स्थितियां हैं, फर्ज कीजिए कि दिल्ली से अहमदाबाद या अहमदाबाद से मुंबई के बीच में वो बुलेट ट्रेन चलनी हो, तो शायद उसमें कोई खामी ना हो, कोई दिक्कत ना आए अगर ईमानदारी से काम हो जाए। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि अगर वही ट्रेन दिल्ली से बिहार, बिहार से उड़ीसा की तरफ मूव करेगी तो उस बीच में चूंकि नक्सल बेल्ट है इसलिए वो नहीं बचेगी? जी राकेश जी, शेखर जी, आपका कहना बहुत सही है, क्योंकि अगर नक्सल एरिया जो है या नक्सलियों का जो कैचमेंट एरिया है, जिन जिलों में वो फैले हुए हैं, वहां चाहे वो पैसेंजर हो, ट्रेन हो या फिर मालगाड़ी हो, आए दिन ये आक्रमण करते रहते हैं और उनको पटरियों से उतारते हैं, जनहानि भी होती है, धन हानि भी होती है। तो ये बहुत ही कठिन काम है कि नक्सल एरिया में बुलेट ट्रेन को संचालित करना। रही बात शेखर जी, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 60 के दशक में 80% माल ढुलाई का काम रेलवे से होता था। आज इन राजनीतिक दलों के विभिन्न जो पॉलिटिकल क्लास के लोग हैं, एलिट लोग हैं और ब्यूरोक्रेट लोग हैं रेलवे के, ये निश्चित रूप से रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर या विकास के ऊपर जैसा ध्यान देना चाहिए वो घट करके अब 26% रह गया है ट्रांसपोर्ट, और हम सड़क मार्ग पर ज्यादा आधारित हो रहे हैं। तो यह भी एक विचारणीय प्रश्न है और इसमें नक्सल गतिविधियों का भी एक रीजन हो सकता है। अजय जी, आप लंबे समय से नक्सलियों पर काम करते आए हैं, उनकी मानसिकता आपको क्या लगती है? वो एक तरफ तो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इस बात का रोना रोते हैं। वो कहते हैं कि जंगल हमारे, जल हमारा, और उसके बाद वहां सड़क पहुंचाई जाती है, रेलवे की पटरी निकलती हैं, तो फिर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। ये चाहते क्या है? या ये मान लिया जाए कि ये पैरेलल इकोनॉमी व्यवस्था है जिसे शायद ध्वस्त करना इतना आसान नहीं रह गया। जी शेखर जी, मूल बात यह है यहां पर कि नक्सल समस्या के समाधान के ऊपर हम चर्चा करें तो सभी पक्षों के ऊपर विचार करना आवश्यक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस ढंग से 1962 से नक्सल गतिविधियां बढ़ी हैं और वहां से या डायनामिक होते होते आज एक सुरसा के समान खड़ी हो गई है, तो इसमें कहीं पर निश्चित रूप से ये औद्योगिक घराने के लोग रहे, पॉलिटिशियन भी शामिल रहे, या फिर उस समय के आईएएस या आईपीएस या फिर जज लोग भी शामिल रहे, जिनको समस्या को जिस ढंग से हैंडल करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। लेकिन एक चीज है, जो इसमें जो प्रोफेशनल लोग प्रवेश कर गए हैं इस मूवमेंट के नाम पर, वह ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। और यहां पर शेखर जी कि नागरिक ठिकाना क्या है और नक्सलियों का ठिकाना क्या है, जज कर पाना कठिन काम हो रहा है। ठीक है, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे देश में आजादी के बाद अभी कुछ समय पहले एक गांव ऐसा खोजा गया उड़ीसा में, जहां छत्तीसगढ़ में, जहां आज तक कोई पहुंचा ही नहीं था। और ऐसे में हम बुलेट ट्रेन की भी बात कर रहे हैं, जो ट्रेनें पहले से चल रही हैं, हम उस नेटवर्क को न तो सुधार पाए हैं और उसको हादसों से बचा भी नहीं पाए हैं।
हम 1947 में आजाद हुए। रेल का नेटवर्क 1853 का है, जब अंग्रेजों ने इसको बिछाना शुरू किया। मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की पहली वो पटरी बिछाई गई जिस पर रेल चली, और आज चलते चलते कई हजार किलोमीटर ये हिंदुस्तान को कवर करती है। सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट है यहां पर। बावजूद इसके लगातार हादसों के बाद हादसों की जांच के बाद मुआवजा और उसका नतीजा ढाक के 3 पात। हमारे साथ सर्वेश गोयल जी हैं, रेल मामलों के जानकार हैं। रायपुर से अजय चंद्राकर जी हैं, नक्सल मामलों के जानकार हैं। आज की जो दुर्घटना हुई है उसमें कहा जा रहा है कि नक्सलियों का हाथ हो सकता है, ऐसी साजिश की आशंका है। सर्वेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि हम चाहते तो हमारी रेल दुनिया में अपना मुकाम ऐसा बना लेती कि बाकी की दुनिया हमें देखती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि इसकी जो परिणति है, इसका दोष हम किसे दें? क्या पिछली सारी सरकारों का इसमें दोष है, या मौजूदा सरकार वो भुगत रही है जो दरअसल पिछली सरकारों ने बोया है, या उन्होंने जो काम नहीं किया उसकी वजह से ये दिन देखने पड़ रहे हैं? शेखर भाई, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार चाहे कोई भी हो, किसी ने भी इस ओर ध्यान दिया ही नहीं। सिवा एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते चले गए, तनख्वाहें बढ़ाते चले गए कर्मचारियों की। आज क्या है, वह तो नौकरी मिलती नहीं, मिल गई तो हैवी पेमेंट से तो किसी को केयर करने की क्या जरूरत है। मैं नहीं समझता कि इतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने के बाद और इतनी ज्यादा सैलरीज करने के बाद भी अगर आदमी लापरवाही करता है तो क्यों उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती। चाहे वो किसी भी दल की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की रही, चाहे बीजेपी की रही, पहले रही या आज है या पहले थी आगे को होगी, कोई इस तरफ ध्यान देता नहीं। आज हमारे शास्त्री जी थे, एक रेलवे एक्सीडेंट के बाद उन्होंने रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। आज कौन इस्तीफा देने जा रहा है? सिवा वहां विजिट कर लिया, विजिट करके जी मुआवजा दे दिया इतना घायलों को, और जांच हो गई, जांच फिर ठंडे बस्ते में चली गई। ये हो रहा है। ठीक है अजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि नक्सलियों का मन क्यों बढ़ा रहता है इतना कि वो रेलवे और हमारे सड़क मार्गों, खास करके रेलवे को अक्सर निशाना बनाते हैं, और ऐसा निशाना बनाते हैं जिसका कोई सबक भी नहीं ले पाती हमारी सरकारें। जी शेखर जी, अभी नक्सलियों का ये जो वीक चल रहा है इसमें वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। दूसरी बात, केंद्र सरकार अभी जो शायद अविलंब निर्णय लेने वाली है कि ऑपरेशन ग्रीन हंट जो है उसे बंद किया जाए, और उसके बदले में दूसरी नीति बनाने वाली है जो कि काफी कठोर है, जिसके कारण से ये अपना एहसास दिलाना चाहते हैं और इसके लिए शरारत करने से नक्सली नहीं चूकते। दूसरी बात है शेखर जी कि 91% जो राजस्व है रेलवे का, वो पेंशन के ऊपर, भत्ते के ऊपर और वेतन के ऊपर खर्च हो रहा है। और जो भी रेल मंत्री बने हैं पिछले कुछ दशकों में, जैसे लालू प्रसाद जी आए, साफ बोल दिए कि रेलवे फायदे में चल रहा है। ममता जी आई, जब वो आंकड़ा प्रस्तुत की कि रेल घाटे में चल रही है, तो ये क्या है? जनता के सामने सही बात को नहीं रख पाए हैं ये लोग, और इसका दुष्परिणाम यही आज देखिए। 1962 में जापान पहली बार बुलेट ट्रेन स्टार्ट किया, और जिस समय न फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन में, न अमेरिका में, लेकिन आज हम जापान से यह टेक्नोलॉजी लेके आना चाहते हैं। एक मजेदार बात है शेखर जी कि चीन अभी एक जो ट्रेन बनाई है, उसमें दिल्ली से बॉम्बे की यात्रा, उनकी स्पीड इतनी है कि सिर्फ 30 मिनट में हो जाएगा। तो हमें यहां पर चीन के भी विकास से कुछ सीखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, हम आखिरी सवाल लेते हैं सर्वेश जी से। सर्वेश जी, रेलवे का जब किराया बढ़ता है, कहा जाता है कि हम सुरक्षा उपायों को मजबूत करेंगे। क्या इस बार की इस बढ़ोतरी के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार कुछ कर पाएगी? मुझे तो नहीं लगता शेखर भाई ऐसा। मुझे तो लगता है कि वैसे ही होगा जैसे पहले हुआ, वही होगा रिपीट। चलिए, बहुत शुक्रिया सर्वेश जी, हमारे पास आज बात इतना ही है। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरी चर्चा में एक बात तो साफ हुई है कि हिंदुस्तान की सरकार जो चुनी है इस बार, हिंदुस्तान की जनता ने, वो कुछ कर गुजरना चाहती है, लेकिन उसकी राह में कुछ रोड़े हैं। वो रोड़े कहीं बाहर से नहीं आए हैं, वो हिंदुस्तान की व्यवस्थाओं के जनित हैं। वो उन व्यवस्थाओं में भी लूप होल्स करते हैं, उन व्यवस्थाओं को भी छेद कर दिया है उन्होंने, और इसके अलावा
जिस तरीके से ये सारी चीजें आगे बढ़ रही हैं, ये कहीं ना कहीं एक ऐसे टाइम बॉम्ब की तरफ ले जा रही हैं जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। आप कहने के लिए किसी रेल हादसे को नक्सलियों से जोड़ सकते हैं, रेलवे की लापरवाही से जोड़ सकते हैं, सरकार पर ब्लेम डाल सकते हैं। जनता क्या इस बात के लिए तैयार है कि इन सारी चीजों को पीछे छोड़कर वाकई एक ऐसी स्थिति के लिए वो सरकार के सामने मौका दे, या सरकार ऐसा मौका बनाए जिससे साजिश या लापरवाही के बीच में बहस ना उलझे, कम से कम सुरक्षा या सजा के बीच में मामला आ जाए। नमस्कार।